Hello everyone, let's start chapter number 2 of NCERT 11th class medieval history book. तो जैसा आपको पता है कि ये एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें NCERT जो 11th क्लास की ओल्ड NCERT है उसकी जो medieval हिस्ट्री है बेसिकली उसको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं. तो अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा हो तो आप उसको इस प्लेलिस्ट में जाकर इस चैनल पे यूट्यूब के चैनल पे इसको देख सकते हैं. So, my name is Shubham and I welcome you all on the channel of IS Social. Let's start our discussion. तो ये जो चैप्टर है जस्ट लेट मी गिव यू द ओवरव्यू. तो इन दिस चैप्टर नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ 3 एम्पायर्स, इसमें हम एज ऑफ 3 एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे. बेसिकली हम लोग बात करेंगे पालास के बारे में, देन विल डिस्कस अबाउट गुर्जर प्रतिहाराज and we'll discuss about राष्ट्रकूटास. ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं मिडावल हिस्ट्री की, उसके बारे में शुरू करते हैं. तो ये बेसिकली अर्ली मिडावल पीरियड का टाइम है. मिडावल हिस्ट्री इंडिया की शुरू होती है इस्लाम के आने के बाद. ठीक है, तो हम लोग अर्ली मिडावल हिस्ट्री देख रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं पालास से. तो पालास के बारे में बात करें तो 750 से 1150 ऑलमोस्ट दे रूल फॉर 350 ईयर्स. ठीक है, लगभग 350-400 साल तक इन्होंने रूल किया. ठीक है, तो अगर हम इन एरिया की बात करें तो बेसिकली दे वर रूलिंग ओवर वेस्ट बंगाल रीजन जिसको गौड़ा कहते थे और ईस्ट बंगाल को वंगा कहा जाता था. तो उस टाइम पर जो बंगाल वाला रीजन है, जो आज का वेस्ट बंगाल है, डेट वाज कॉल्ड गौड़ा, एंड जो ईस्टर्न बंगाल है जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं उसको वंगा के नाम से बुलाया जाता था. शशांक करके उसके एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने बंगाल पे 590 से 625 AD तक रूल किया. आपने शशांक का नाम हर्षवर्धन के कंटेक्स्ट में सुना होगा कि कैसे हर्षवर्धन और शशांक के बीच में लड़ाई होती है जिसमें शशांक ये लड़ाई हार जाता है और उसके बाद शशांक को वापस जो है कन्नौज छोड़कर वापस बंगाल जाना पड़ता है. शशांक वही राजा हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशन है कि ही वॉज द वन हु कट डाउन बोधि ट्री एट बोध गया. ठीक है, ही वॉज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज़्म. फिर शशांक के जाने के बाद, ठीक है, शशांक के जाने के बाद बंगाल में एक पॉलिटिकल केओस की सिचुएशन हो जाती है क्योंकि पावर वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जो पावर फैक्शंस हैं उनका जन्म होता है और वो एक दूसरे आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केओस एंड एनार्की इन बंगाल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. फिर 750 के टाइम पर बंगाल के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ग्रुप ऑफ चीफ्स, वो मिलते हैं और एक क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय चीफ था जिसका नाम था गोपाल, उसको गद्दी पर बिठाते हैं. ठीक है, और यही गोपाल लेटर प्रूव टू बी इमर्ज टू बी द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. चलिए देखते हैं. तो पालास के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले नाम आता है गोपाल का. तो गोपाल वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. उन्होंने गोपाल डिफीटेड लेटर गुप्ता रूलर्स. ठीक है, एंड ही वॉज द वन हु बिल्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट उदंतपुरी. ठीक है, तो उदंतपुरी में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाने का काम गोपाल ने किया. ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद का जो दूसरे राजा हैं उनका नाम है धर्मपाल. तो इन्होंने कन्नौज के ऊपर जो है अटैक किया, कन्नौज को ऑक्यूपाई किया. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विक्रमशिला और सोमपुरी, ठीक है, ये 2 महाविहाराज हैं. ठीक है, सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, इसको इस्टेब्लिश करने का काम धर्मपाल ने किया. जैसा आपको पता है कि नालंदा को इस्टेब्लिश किसने किया था? नालंदा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय कुमार गुप्ता. ठीक है, गुप्ता रूलर्स ने नालंदा को इस्टेब्लिश किया था. बाकी पालाज रूलर्स में धर्मपाल जो है उन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरा, विक्रमशिला आपका बिहार में है, सोमपुरा जो है आज के मॉडर्न बांग्लादेश में मौजूद है. फिर बात आता है देवपाल. देवपाल डिफीटेड मिहिर कुल एक हून शासक था, हून राजा. हूनाज आर बेसिकली, इनको हूण कहते हैं, इंग्लिश में हूना पढ़ते हैं. हूनाज वेयर बेसिकली सेंट्रल एशियन वॉरियर ट्राइब हु स्टार्टेड इन्वेडिंग India during
ड्यूरिंग फैग एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह इन हूणों के आक्रमण को भी माना जाता है। हूनाज इन्वेजन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ माइटी गुप्ता एम्पायर। फिर देवपाल ने राष्ट्रकूटा रूलर जिनका नाम था अमोघ वर्षा को भी हराने का काम किया। फिर एक अरब मर्चेंट थे जिनका नाम है सुलेमान विजिटेड हिज किंगडम और उसको नाम दिया उन्होंने रूहिमा का। रूहिमा, ठीक है, रूहिमा का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो रूहिमा का नाम दिया किसने? सुलेमान ने। सुलेमान कौन था? ही वॉज अ अरब मर्चेंट एंड ही विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवपाल। याद रखें, यूपीएससी के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर हम पालास के डिक्लाइन की बात करें तो पालास का डिक्लाइन तब होता है जब एक सेना करके एक दूसरी डायनेस्टी है, उन्होंने बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे कि पालास जो है वो बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज करते थे, लेकिन सेना डायनेस्टी थी वो हिंदुइज़्म को फॉलो करने वाली डायनेस्टी थी। तो सेनाज दे वर द पेट्रन ऑफ हिंदुइज़्म एंड नॉट बुद्धिज़्म, ठीक है, एंड नॉट बुद्धिज़्म। और पालास के जाने के बाद इट वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी इन इंडिया। तो पालास वेर द लास्ट रूलर्स हु पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम पालास के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में। तो लेगेसी देखते हैं पालास के बारे में। पालास की लेगेसी क्या थी? तो सबसे पहली बात यह है कि सोमपुरा महाविहार उन्होंने बनाया, बांग्लादेश में जो मौजूद है, ऑलरेडी हमने देखा है। उदंतपुरी और विक्रमशिला, तो दीज 3 इंपॉर्टेंट महाविहारास, सोमपुरा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला, दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पालास, ठीक है, दे वर कंस्ट्रक्टेड बाय द पाला रूलर्स। फिर इनके टाइम पीरियड में बंगाली जो लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट में काफ़ी पैटर्नाइज किया बंगाली लैंग्वेज को। और फर्स्ट बंगाली लिटरेचर जिसका नाम है चरिपद, ठीक है, चरिपद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से। तो बंगाली वर्क चरिपद उसकी कंपाइल किया गया, उसकी रचना की गई, ठीक है। और अगर हम भाषा की बात करें तो जो चरिपद है वो अबहत्ता भाषा में लिखा गया है। अबहत्ता भाषा को बंगाली, असमीज़, उड़िया और मैथिली इन भाषाओं का एंसेस्टर माना जाता है। यानी कि अबहत्ता भाषा से ये जो 4 डॉटर लैंग्वेजेस हैं उनका जन्म होता है। और पालास दे वर द पेट्रन ऑफ महायाना बुद्धिज्म एज वेल एज वज्रायना बुद्धिज्म, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म एज वेल एज वज्रायना बुद्धिज्म। अगर आपको महायाना और वज्रायना बुद्धिज्म के बारे में जानना है तो आप इस चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें वज्रायना बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन को डिस्कस किया है और उसके साथ साथ महायाना बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन को भी डिस्कस किया है। आगे चलते हैं तो एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे जिनका नाम था हरिभद्र, ठीक है। हरिभद्र जो है धर्मपाल के कोर्ट में थे, धर्मपाल के की कोर्ट में जो है हरिभद्र थे। ही वॉज अ बुद्धिस्ट फिलोसोफर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पालास इज इन द फील्ड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो पालास आर कंसिडर्ड एज पायनियर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ट्रेडिशन इन इंडिया। अब बात आती है कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत क्यों करी, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, तो अगर आप देखें तो पेंटिंग के दो कैटेगरीज में पेंटिंग को डिवाइड किया जाता है। एक है मुराल और दूसरा है मिनिएचर। तो जो भी पेंटिंग वॉल पे बनाई जाती है, वॉल पे, क्योंकि मुराल जो शब्द है वो मुरूज शब्द से आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दीवार। तो दीवार पे बनाई जाने वाली सारी पेंटिंग को मुराल पेंटिंग कहते हैं। और जो भी पेंटिंग पेरिशेबल सरफेस पे बनाई जाती है, ठीक है, पेरिशेबल मीडियम पे बनाई जाती है, चाहे वो पेपर हो, चाहे कोई लीफ हो या कोई क्लोथ हो, किसी भी ऐसी चीज़ पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द साइज ऑफ द पेंटिंग, बट दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द मीडियम ऑन विच दैट पेंटिंग इज बीन मेड। तो इंडिया में जो मुराल पेंटिंग का ट्रेडिशन है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। पहले
प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स थी, भीमबेटका की, लखुदियार, ये सारी। फिर उसके बाद अजंता एलोरा, और ये सब बहुत एक रिच कल्चरल हिस्ट्री है मुराल पेंटिंग की। मिनिएचर पेंटिंग जो इंडिया में है वो काफ़ी एक नया ट्रेडिशन है। तो सबसे पहले पालाज रूलर्स ने मिनिएचर पेंटिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि वो चाहते थे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को डेवलप करना। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, अगर आप इस फोटो पर ध्यान दें, कहने का मतलब है कि कोई भी अगर बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है तो उसमें टेक्स्ट के साथ साथ बुद्धिस्ट कैरेक्टर की इमेजेस को भी इंक्लूड किया जाने लगा, जैसे कॉमिक्स होती है वैसा ही। तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोड्यूस करने के चक्कर में मिनिएचर पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि लोगों ने सोचा कि सिर्फ अगर रिलीजियस टेक्स्ट में सिर्फ जो किताबें हैं उसमें सिर्फ टेक्स्ट क्यों हो, टेक्स्ट के साथ साथ जिस कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है अगर उसके इमेजेस को भी ऐड किया जाए तो एक विजुअल इफेक्ट, ठीक है, एक इमर्सिव इफेक्ट जो है, एक्सपीरियंस जो है आप रीडर को दे पाओगे, ठीक है। जैसे मैं, आप अगर देखोगे तो मैं जनरली अपनी स्लाइड्स में इमेजेस को भी यूज़ करता हूँ ताकि टेक्स्ट के साथ साथ आप उस पर भी फोकस कर सकें। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई वो पाम लीव्स पर इन पेंटिंग्स को बनाया गया। इन पेंटिंग्स को जनरली पाम लीफ, एक पत्ता होता है, एक स्पेशल टाइप का पत्ता पेड़ का, उस पर बनाया गया। और इनकी जो थीम है वो महायाना और वज्रायना बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। आगे पाला स्कल्पचर की बात करें तो पाला स्कल्पचर जो है गुप्ता आर्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, और इस टाइम पर धीरे धीरे स्कल्पचर में पत्थर की मूर्तियों के साथ साथ ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ भी बनाई जाने लगी। तो अब तक जनरली क्या होता था कि स्टोन की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन पालास के टाइम पर स्टोन के साथ साथ ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल बढ़ने लगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि अगर आप देखें, विक्रमशिला हो गई, उदंतपुरी हो गई, सोमपुरा हो गई या नालंदा हो गई, ये सारे महाविहारास थे जिसमें दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से पढ़ने के लिए आते थे। तो वो चाहते थे कि जब वो अपनी शिक्षा ख़त्म करके अपने देश लौटें तो एक सुवेनियर के रूप में बुद्ध की मूर्ति भी दे शुड ऑल्सो बी कैरिंग अलॉन्ग विद देम, ठीक है। लेकिन पत्थर की मूर्तियों को उस पुराने समय में कैरी करके लेकर जा पाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पत्थर की मूर्तियाँ भारी भी होती हैं और फ्रजाइल भी होती हैं। तो इस वजह से ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी ताकि लोग इसको अपने जगह पर, अपने देश कैरी करके लेकर जा सकें बिना टूट फूट के, ठीक है। तो पालास देखें तो पालास रूलर्स दे पैटर्नाइज नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज स्टैचूज। और इसका जो मेजर फोकस है, जो थीम है, वो वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बाकी अरब मर्चेंट के बारे में, जो सुलेमान जिनका नाम था, जिन्होंने पालाज रूल के बारे में अपने हिस्टोरिकल अकाउंट छोड़ा है, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि पाला किंगडम को उन्होंने रूमा नाम से रेफ़र किया था, जिसका मतलब होता है धर्म। और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से पाला डायनेस्टी वॉज रिप्लेस्ड बाई अ हिंदू सेना डायनेस्टी अराउंड 12th सेंचुरी AD, ठीक है। चलो, अगला डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहाराज। तो गुर्जर प्रतिहाराज का जन्म होता है 750 से 1100 C के टाइम पर, ठीक है। इनके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।